देखो क्या बोला है, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसीज। तो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, क्या बना रही है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, डिजाइनिंग इस प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर इन द यूएस। अब उस प्रोडक्ट का जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही है, कोई भी इक्विपमेंट बना रही है, कोई भी डिवाइस बना रही है, तो उसकी जो डिज़ाइन होगी वो उसने कहाँ से बनवाई, यूएसए से बनवाई। एंड देन हैज़ टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, अब उसको जो बनवाना है उसको मैन्युफैक्चरिंग करवानी है अलग अलग उसके पार्ट्स की, वो कहाँ पर करवाई, चाइना के अंदर करवाई। अभी क्यों वहाँ पर करवाई होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या पड़ रहा होगा, कॉस्ट कम पड़ रहा होगा, सस्ता पड़ रहा होगा। दिस आर देन शिप टू मैक्सिको, और वो शिप में भेज के उनकी पार्ट्स कहाँ पर ले जाएगा, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में ले जाएगा, वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल। तो फिर उनकी असेंबली, एक कोई भी प्रोडक्ट है, मान लेते हैं हम कार है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, कोई भी इक्विपमेंट है इंडस्ट्री का, मशीन मान लेते हैं हम, तो मशीन की डिज़ाइनिंग कहाँ बनवाई उन्होंने, यूएसए में, कि अच्छा इस डिज़ाइन की मशीन रहेगी हमारे पास। फिर उसके कंपोनेंट कहाँ पे बनवाए, चाइना में, और अलग अलग कंपोनेंट को शिप के थ्रू भेज दिया मैक्सिको और यूरोप के अंदर। फिर वहाँ पर क्या करवाया गया, उन सारे अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करवाया गया, जोड़ा गया, एंड द फिनिश प्रोडक्ट आर सोल्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और उससे जो पूरी मशीन बन गई वहाँ पर से फिर पूरी दुनिया भर में उसको बेचा गया। तो डिज़ाइन कहीं बनाई, मैन्युफैक्चरिंग कहीं करवाई, असेंबलिंग कहीं करवाई, और बेचा अलग जगह गया। यही क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। और वो अलग अलग जगह डिसाइड कैसे करी, जहाँ पर सबसे सस्ता पड़ रहा है वहाँ पर जाके उस चीज़ को बनवा लिया। मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हाँ उन्होंने हाँ, डिसाइड करा होगा ना यस, कंट्रीज उनकी को। नीड्स के अकॉर्डिंग। तो द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड। अब वो कंपनी में जो कॉल सेंटर्स भी होते हैं जैसे कि मोबाइल वगैरह के लिए, तो वो कहाँ पर उन्होंने लोकेट किया, इंडिया के अंदर लोकेट किया। तो ये क्यों ऐसा, क्योंकि हर जगह का, हाँ ये देखो मार्केट लिंक हो रहा है अलग अलग देशों का, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ट्रेड होता था, उससे पहले भी, ब्रिटिशर्स तो बहुत बाद में आए, पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ सब भी ट्रेड हो रहा था, लेकिन इस लेवल पर ट्रेड नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा मार्केट कनेक्टेड नहीं था। ठीक है, आज खाटू श्याम की भजन संध्या है हमारे घर के पीछे जस्ट, तो आपको आवाज़ आ रही होगी। वाह यार, हाँ यस मैम आ रही इसीलिए है मैं बोल आवाज। रही थी कि हम दिन में कर लेते हैं, मतलब शाम को। चलो कोई बात नहीं। इन दिस एग्जाम्पल द एम एन सी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश प्रोडक्ट ग्लोबली, मार्क करना यहाँ से। इन दिस एग्जाम्पल एम एन सी इज नॉट ओनली सेलिंग इस फिनिश प्रोडक्ट, सिर्फ वो अपना प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर रही है पूरी दुनिया भर में ग्लोबली, बट मोर इम्पोर्टेंट क्या है, मार्क करना, द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। सिर्फ बेच ही नहीं रही अपने प्रोडक्ट को, बनवा भी कहाँ रही है, अलग अलग कंट्रीज से वो बनवा भी रही है। ठीक है, एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। तो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सिंपल फॉर्म में नहीं हो रहा है, कॉम्प्लेक्स वे में हो रहा है, मतलब 10 जगह आपको जाना पड़ेगा, 10 जगह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, लेकिन आपको प्राइस क्या पड़ रहा है, वहाँ पर सस्ता पड़ रहा है। सो द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इसीलिए प्रोडक्शन, मार्क करना पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन प्रोसेस को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, कि डिज़ाइन कहीं बनवाई, उसको मैन्युफैक्चर कहीं करवाया, असेंबल कहीं करवाया, एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, और उसको पूरी दुनिया भर में फिर स्प्रेड कर दिया। इन दी अबाउ एग्जाम्पल चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। देखो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा ऊपर, उसमें चाइना क्या कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। यस हाँ, तो वो मैम, कैसी यस मैम। मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर, चीप है, इसलिए वो कर रहा था। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट। और वो दोनों ही क्यों डिसाइड करे गए देश, यूरोप और मैक्सिको, क्योंकि वो मार्केट से क्या है, थोड़े ज़्यादा पास में। इन द यूएस एंड यूरोप इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एक्सपेक्ट ऑफ द, और कॉल सेंटर पे किसको बिठाया गया, इंडिया के लोगों को बिठाया गया। इंडिया के अंदर भी अच्छे स्किल्ड इंजीनियर्स उनको मिल जाते हैं, इसीलिए वो टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम वगैरह आएगी मशीन से रिलेटेड, जो भी इंसान पूछेगा फ़ोन लगा के कॉल सेंटर पे, तो आसानी से जवाब भी दे पाएंगे। इट ऑल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, और इंडिया के अंदर एजुकेशन मतलब पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले भी नौजवान है, हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर, तो वो कस्टमर केयर सर्विस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में कंपनी है ना फैली हुई। तो आपको पता है कॉमन लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, तो सभी को इंग्लिश आती है, तो कहीं से भी कोई से भी देश से फ़ोन आएगा वो बात कर सकता है। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसी, और इससे कितना पैसा बच रहा है, 50 to 60% पैसा सेव हो रहा है। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेज। और ये बहुत बड़े लेवल पर क्या है, हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर इसका एडवांटेज भी हमको देखने को मिल रहा है, कि इतने ज़्यादा लेवल पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, मल्टीनेशनल के साथ, तो इसका एडवांटेज भी आपको बहुत इमेंस देखने को मिल रहा है। समझ में आया, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, दोनों इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है। ये अलग अलग डिवाइड करने से उनको सस्ता कैसे पड़ गया?
जहाँ एक ही जगह पे बनवाएंगे, एक ही जगह पे बनवा रहे पूरी कार को। अब मान लो उस देश में रिसोर्स ही नहीं है ना, मान लो कि हमको बनाना है टायर, अब टायर की जगह कोई भी लोहे का सामान ले लो, अब उस देश में लोहा ही नहीं है, तो लोहे को पहले तो आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करवाने में भी सामने वाला तो आपसे पैसा लेगा, फिर बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज आती है बीच में, टैक्स वगैरह का पैसा, फिर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट कहाँ पे बनवा रहे हैं, वहीं पे बनवा रहे हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही है, वहीं पे जाके बनवा रहे हैं, तो हमारा जो बीच का बहुत सारा खर्चा है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक ही जगह पे ऐसा नहीं है दुनिया में एक ही, जैसे कि जापान है, जापान में रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। हमने पढ़ा है, शायद मैंने पढ़ाया था आपको 9th में कि 10th में, 9th में शायद, 10th में या 9th में। यस मैम, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हाँ वर्क हाँ, करा है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि दुनिया भर में सभी के पास एक जैसा सामान अवेलेबल हो, नहीं है, इंडिया के पास भी नहीं है, तो इंडिया भी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करवाता है, तो उसकी बजाय हम वहीं पर उन्हीं से क्या कर ले, वो चीज़ बनवा ले, तो हमारा एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा अपने आप, और हमारा प्रोडक्ट बिकने में भी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा आपको याद हो जाना चाहिए। अभी सबसे पहले तो हमने देखा कि एमएनसी क्या है, क्या है एमएनसी, यहाँ पे लिखा था ऊपर, एक कंपनी है जो कि ऑन करती है या कंट्रोल करती है किस चीज़ को, प्रोडक्शन को, कहाँ पर, एक से ज़्यादा देश के अंदर, उसी को क्या बोलेंगे, मल्टी। मल्टी मतलब क्या था, एक से ज़्यादा, नेशनल मतलब एक देश है ना, और कंपनीज। फिर हमने देखा कि वो कहाँ अपनी लोकेशन, फैक्ट्री कहाँ सेटअप करेगी, तो सबसे पहले क्या बोला गया कि चीप लेबर है ना, और आप अपनी तरफ से यूज ऐड कर सकते हो कि रॉ मटेरियल, वाटर, पानी, ट्रांसपोर्ट, अदर रिसोर्स बुक वालों ने लिख दिया, तो अदर रिसोर्सेज में सब चीज़ आ जाती है। ठीक है, क्यों कर रही है ऐसा, उसका भी रीज़न लिखा है, ताकि प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो, कम हो, और उससे प्रॉफिट क्या मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा मिले उन्हें प्रॉफिट। ये ना। फिर हमने बात करी यहाँ पर कि ग्लोबली वो बनवा रही है कहाँ से, अब हमने देखा चाइना में उनको सस्ता पड़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग, यूरोप मार्केट के पास में है ना, इंडिया में उनको अच्छे पढ़े लिखे लोग मिल रहे हैं, तो बात कर सकते हैं। तो इन सबसे 50 से 60% उनकी कॉस्ट क्या हो गई है, बच गई है। अगर उनके देश में बनाते तो 50 से 60% पैसा ज़्यादा देने पड़ता उनको। हर जगह की वैल्यू भी, करेंसी अलग अलग होती है, जैसे कि यूएसए में पैसे आपको ज़्यादा लगेंगे है ना, अब इंडिया में तो यूएसए की डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा, इंडिया की रुपीज़ तो उससे कम है, तो यहाँ पर आपको कम पैसे में, अगर कॉल सेंटर पर आप उनको बिठा रहे हो तो कम सैलरी में ही आपके बंदे काम कर लेंगे, वहाँ पर तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, यस मैम। है ना। तो ऐसा समझ में आई है पूरी प्रोसेस, यस मैम। सभी को समझ में आया? Yes. इंपॉर्टेंट है हर चीज़। ठीक है, नाउ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट वेयर देयर इज अ स्किल, मार्क करना है सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पर एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू मार्केट। सबसे अभी हमने देखा था मैक्सिको, और एक और कौन था, ईस्टर्न यूरोप। तो सबसे पहले क्लोज टू मार्केट होना चाहिए। देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ स्किल वाले होंगे तो अच्छे से काम कर, अनस्किल्ड लेबर क्यों जरूरी है यहाँ पर? मैम कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो स्किल लेवल के अलावा दूसरों को करवाना पड़ता है। हाँ, मतलब कोई भी सामान इधर से उधर करवाना है, लोडिंग साफ करना सफाई है, वाला, साफ सफाई, यस उठाने है ना, करने वाला। सामान कोई आप बोल रहे हो कि ये माल आया है उसको वहाँ से लेके आना है, तो उसमें तो कोई स्किल नहीं होगी तो भी एक इंसान कर सकता है, और वो बहुत कम पैसा लेगा, इसलिए स्किल और अनस्किल दोनों लेबर जरूरी है। अवेलेबल एट लो कॉस्ट, देखो लिखा भी, एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अश्योर, जहाँ पे अदर फैक्टर भी अश्योर किए जाए वहाँ पर वो अपना सेटअप करेंगे। इन एडिशन, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एमएनसीज माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। अब हर एक देश में तो जा रही है व्यापार करने के लिए, लेकिन हर एक देश में सरकार है, तो उनकी पॉलिसीज़ क्या चल रही है उस देश में, कि बाहर वाले को कैसा, बाहर वाले को इन्वेस्ट करता है तो करने देंगे कि नहीं देंगे, देंगे तो फिर हमसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं लेंगे, हम कोई चीज़ यहाँ पर बनवा रहे तो हमसे उसके कुछ चार्जेस तो नहीं एक्स्ट्रा लेंगे, है ना। हर चीज़ तो गवर्नमेंट की उस देश में क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, वो भी उनके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो चीज़ भी उनके फेवर में होना चाहिए। इसीलिए कोई देश चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी उनके देश में आए और अपना सेटअप करे, तो गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा लिबरल बन जाती है। अभी पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर में, तो एक और ये पॉइंट मार्क करना कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर भी ध्यान लगाती है। ठीक है, हैविंग अश्योर्ड देमसेल्व्स ऑफ दिस कंडीशंस, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, हैविंग अश्योर्ड देमसेल्व्स ऑफ दिस कंडीशन एमएनसी सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन। ये सब कंडीशन को देख के वो सेटअप करती है अपना, ये सारी अश्योर्ड हो जाती है कंडीशन तब। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय असेट सच एज लैंड, बिल्डिंग। अब जो वहाँ पर भी उनको फैक्ट्री वगैरह लगाना है तो पैसा भी थोड़ा लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि असेट, देखो असेट मतलब क्या होता है, जो भी वो खरीदने वाले, जो भी उनकी पूंजी बनने वाली, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मार्क करो, जो भी वो पैसा लगाएंगे, द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय असेट्स
असेट्स मतलब होता है उनकी जो संपत्ति है, जैसे ज़मीन खरीदी आपने तो फ्यूचर में आपको उससे फ़ायदा होने वाला है, तो लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सबको क्या बोला है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट बेड बाय मल्टीनेशनल कंपनी, अगर मल्टीनेशनल कंपनी बाहर से कोई कंट्री का इंसान आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि क्या डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट के अंदर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। हमारे यहाँ का बंदा भी कर सकता है, लेकिन फॉरेन के अंदर क्या है कि आप विदेश से आपके यहाँ पर पैसा आया है, इन्वेस्ट हुआ है किसी भी देश के अंदर, तो उसको बोला जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी कर रही है तो उसको बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दिस असेट विल अर्न प्रॉफिट। और क्यों करा जा रहा है इसका भी आंसर लिखा है। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक्स है एनसीईआरटी, मतलब बस समझने वाला चाहिए कि एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दिस असेट विल अर्न प्रॉफिट, कि हम ये जो मशीन यहाँ पे ज़मीन वगैरह हमने खरीदी है इससे फ्यूचर में हमको क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है, इसीलिए कोई भी पैसा हमारे यहाँ पे आकर लगा रहा है। समझ में आई बात? यस मैम। मैम इसके अंदर द मनी से लेके इन्वेस्टमेंट तक इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हो गई। हाँ, द मनी, हाँ है ना। और the इन्वेस्टमेंट money से मेड बाय लेके एमएनसी फॉरेन से, इन्वेस्टमेंट तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हो गई पूरी, है ना। हाँ नहीं देखो, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज ये तो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फिर आप इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बट इसमें एक वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज। दोनों की सेम हम बोल सकते हैं, लेकिन MNC, उसमें चेंज yes, करना ma'am. पड़ेगा कि एमएनसी, तभी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बनेगा, है ना। नाउ एट टाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम अदर लोकल। अब कभी कभी एमएनसी क्या करती है, अभी तो मैंने आपको बताया कि वो अकेली आई है कंपनी और अकेली आके हमारे यहाँ पे क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको हमने बोल दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है, मान लो कि एक कार की कंपनी है यूएसए की और एक कार की कंपनी हमारे यहाँ पे वो ए नाम की, हमारे यहाँ पे भी ए नाम की कंपनी है, दोनों मतलब हमारे यहाँ पे मान लेते बी नाम की कंपनी है। तो अब वो कंपनी सोच रही है अमेरिका की ए नाम की कंपनी कि हम बी नाम की कंपनी के साथ पहले जुड़ते हैं, टाई अप करते हैं और सीखते हैं कि इंडिया का मार्केट कैसे काम करता है, इंडिया में सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी है, ये कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इनके कस्टमर है। तो धीरे धीरे पहले टाई अप करती है इंडिया की कंपनीज़ के साथ और फिर अच्छा खासा काम हो जाता है, फिर धीरे से उस कंपनी को ही क्या कर लेती है, खरीद लेती है। मतलब बाहर की कंपनी क्या कर लेती है, हमारे इंडिया की कंपनी को धीरे से खरीद लेती है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो हमारे यहाँ की पूरी कंपनी को ही खरीद लेती है। ठीक है, और हमारे यहाँ की कंपनी भी मना हाँ कर देती है उनके साथ टाइप करने के लिए कि हाँ ठीक है आ जाओ, हम आपके साथ तैयार है टाइप करने के लिए, बिकॉज उनको क्या सीखने को मिलेगा, बाहर वाले देश की जो भी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी। साथ ही में बाहर वाली देश यहाँ पे आ रहा है तो पैसा लेकर आएगा, तो जो पैसा मिलेगा उन पैसों से वो और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और इंडिया में मशीन वगैरह ला सकते हैं इंडिया की कंपनी। तो 2 चीज़ें उनको मिलती है कि एक तो पैसा आ रहा है, तो पैसे से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, और एक और टेक्नोलॉजी वहाँ से जो लोग लेके आएंगे तो इंडिया के लोग भी सीखेंगे और अपने आप को भी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और बाहर वाली कंपनी का क्या फ़ायदा है इंडिया में पैसा लगा के, कि इंडिया के मार्केट, इंडिया के जो भी कस्टमर है वो क्या कर लेगी, फ्यूचर में वो कंपनी उन कस्टमर को अपना बना लेगी। ठीक है, तो देखो MNC सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम, मार्क करना, जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दिस कंट्रीज। लोकल कंपनी मतलब हमारे यहाँ की जो वो है कंपनीज। द बेनिफिट्स ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। अब हमारे यहाँ की कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स हो रहा है, देखो मार्क करना। फर्स्ट, MNCs कैन प्रोवाइड मनी, क्या देती है वो, पैसा देती है फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन, फास्टर प्रोडक्शन, है ना, कि वो पैसा देगी कि चलो तुम्हारे पास ये नहीं है तो हम भी आ गए हैं, तो अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम एक और मशीन खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, डिवाइस खरीद लेते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर खरीद लेते हैं, ताकि प्रोडक्शन कैसा हो जाए, थोड़ा फास्ट हो जाए। तो एक तो पैसा लगा रही है तो उनके पास बहुत सारे सामान आ रहे हैं। सेकंड क्या फ़ायदा हो रहा है इंडिया की कंपनी को, MNCs माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, और वो अपने साथ में क्या लेकर आ सकती है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आ सकती है जो अभी तक इंडिया के लोगों को पता ही नहीं था। तो फिर वो अगर यहाँ पर आएंगे तो इंडिया के लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाएंगे तो इंडिया भी अपना बिजनेस नई टेक्नोलॉजी के साथ कर पाएगा। समझ में आई दोनों बातें? ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि MNC इंडिया की कंपनी के साथ क्यों टाई अप कर रही है, दोनों का क्या फ़ायदा है। तो MNC इंडिया की कंपनी के साथ टाई अप, लेकिन MNC उनके फायदे के लिए टाई अप करेंगी ना अपने हाँ, आप पे, उनको मतलब उनके अपने आप पे चीप लेबर है, यस इसलिए यहाँ पे आएंगी ना यस, उनका फ़ायदा नहीं बात कर रहे हैं अभी, अपन बात करें कि इंडिया का क्या फ़ायदा है, वो 2 पॉइंट। उनके तो बहुत सारे फ़ायदे, इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है तो इंडिया के लोग अभी इंडिया के उन मार्केट से कार खरीद रहे थे, अब वो पूरा इतना बड़ा जो मार्केट है उस कंपनी के पास इंडिया का, वो फ्यूचर में उस कंपनी का बन जाएगा। आने दे रहे हैं तो क्यों आने दे रहे हैं अपन अपनी कंट्री में। हाँ, ये पढ़ रहे हैं अभी हम, क्या पढ़ रहे हैं कि जो MNC हमारे यहाँ पे आई है ना, मान लो मैं MNC हूँ और तुम इंडिया की कंपनी हो, तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ इन्वेस्ट करने, तो उससे तुमको क्या फ़ायदा होगा। अब मैं विदेश से आई हूँ तो मैं नई टेक्नोलॉजी लेकर आई हूँ, तो तुमको नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी, साथ ही में
वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है?